कहते हैं कुर्बत के ताल्लुकात में एहतियात ज़रूरी है, फासला रखें, प्यार हो जाएगा। मतलब 4 बजे तो सैरी करान गया क्यों सा काका, पहले मैंने ये दस। औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए। हाँ, औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए। औरतों की कभी नहीं सुननी चाहिए, औरतों से ਹੁਣ कभी। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ अरे ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ गए हो जी। हाँ, अच्छा तो लोग स्टॉक करते हैं, लेकिन आपकी हाँ। सीवी नहीं देखा किसी। हाँ, मतलब मुझे स्टॉक मेरी तस्वीरों को करना चाह रहे हैं, जो स्टॉक आप मेरे कपड़ों को करना चाह, मुझे शुरू में मुझे बहुत ऑड लगता था कि पहली जो मेरे पे ट्रोलिंग हुई ना, वो सारी मेरी लिपस्टिक के ऊपर थी, लाल सुर्खी वाली फाहिशा। मैं सुर्खी से भी फाहिशा बनते हैं, ये मुझे नहीं पता था, खैर ये मुझे बाद में पता चला। ਐਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ऑफेंडेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। एक और पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। जनाब, जब पॉडकास्ट का आगाज़ किया था तो आप लोगों से ये वादा किया था कि उन मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करने का मौका कम मिलता है। और ज़ाहिर है, जब हम अपने इस माशरे में देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन पर डिबेट होना, जिन पर डायलॉग होना, जिन पर बातचीत होना, मुकालमा होना और उन पे खुल के गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है। खुल के गुफ्तगू होना इसलिए कह रही हूँ कि हम जो हैं दबे रहते हैं और हमारा माशरा में सिखाता है कि इन मौज़ूआत पे बात नहीं करनी, ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ऐसे नहीं हंसना। और मैं ये सब की बात कर रही हूँ, सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी। मर्दों के लिए भी हम ऐसे बहुत सारे बैरियर्स सेट कर देते हैं। तो आज की जो ये नशिस्त है, ये बड़ी ख़ास है क्योंकि जो शख्सियत आई हैं वो भी बड़ी ख़ास दोस्त हैं। उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारा एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है और हम मिल के उस पर काम भी करते हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी काम है ना, वो यही है कि उस पर खुल के गुफ्तगू करना। आप दूसरे लोग का इतना प्रोटोकॉल हम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, या तुम लोगों को देते हैं जो या खुद को हम देते हैं? नहीं, उनके जो प्रोबेशनर्स आते हैं, क्योंकि हाँ। एदे बात नल होनी बड़ी पैड़ी है। अच्छा है ना, वो जेंडर से रिलेटेड है, ख़वातीन के हुकूक से रिलेटेड है। पाकिस्तान में औरतों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमारे सामने खड़े होकर, आपको क्या आज़ादी चाहिए, मतलब और क्या क्या करना चाहती हैं आप? देखें ना, औरतें जहाज़ उड़ा रही हैं, औरतें आईजी लग रही हैं, आप क्या चाहती हैं? आप तो वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म रही हैं, स्पीकर रही हैं। बहुत सारी आज़ादी आज भी रिक्वायर्ड है। आपकी उम्र कितनी होगी और आप शादी करेंगे, ये भी ये माशरा तय करता है। और अगर आप उस उम्र से आगे गुजर जाएं तो फिर आपको हर वक्त ये ताने सुनने पड़ते हैं। लोग डिप्रेशन के मरीज़ औरतें हो जाती हैं। आप लिपस्टिक का कलर कौन सा चुनेंगी? आप अगर 30-35 बरस की हो के सुर्ख जोड़ा पहन लें, कोई शोख रंग पहन लें, तो आपको कहेंगे जी बुढ़ी कोड़ी तो लाल लगाम। जितने भी आप कह लें कि इस तरह की ज़रबुल अमसाल हैं, वो सारी औरतों के ख़िलाफ़ हैं। जितने भी जोक्स हैं वो सेक्सिस्ट हैं, औरतों के ख़िलाफ़ हैं। ज़नानियाँ 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 ज़नानियाँ, मतलब यही आप कहते हैं ना, बुढ़ी को ना पूछो। तो ये जो जेंडर से रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, जिसका आगाज़ हमारे घरों से होता है। हम मुख्तलिफ जब सेगमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। और ये बात ज़हन में रखिए, ये सिर्फ देहातों में नहीं है, ये शहरों में है। ये बहुत जो एलीट गैदरिंग्स हैं वहाँ पे है। ये जो बहुत सूटेड वोटेड लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, मर्द औरतें दोनों की जानिब से ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। माँ से स्टीरियोटाइपिंग होती है, बहनों से, सहेलियों से, भाइयों से। तो कुछ हम आज उन स्टीरियोटाइपिंग की बात करेंगे। जो शख्सियत हैं उन्होंने बहुत सारे रोल्स में काम किया हुआ है। वो सिविल सर्विसेज में रही हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जेंडर कंसल्टेंट एंड प्रोग्रामिंग की एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी पे काम करती हैं, बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने काम किया है। तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, उनको डिफ़ाइन करना मुश्किल है। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की पंजाबी बोलती हैं। आपने उनको वीलॉग्स करते हुए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, प्रोग्राम्स का हिस्सा रही हैं। फौज़िया यज़दानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और क्योंकि इतने सारे काम आप करती हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि जो आपको डिफ़ाइन करना है ना कि व्हाट एग्जैक्टली फौज़िया यज़दानी है कौन। और फौज़िया यज़दानी को डेस्टिनी ने, प्लानिंग ने इन तमाम शोबों का हिस्सा बनाया, सिविल सर्विसेज से लेके आज एक जेंडर, इलेक्शन, गवर्नेंस, पॉलिसी के एक्सपर्ट के तौर पे। तो मैं चाहती थी कि मैं आपसे ही इसकी डेफिनेशन हूँ। लेकिन सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। हाय, बड़ा मुश्किल काम है, इकल्ले बंदे का काम नहीं, नंबर 1। तो मेरे ख्याल में मेरे अंदर बहुत सारी रूहें हैं, उसको डिफ़ाइन करना वाकई मुश्किल है। जो तुमने अभी बात की ना कि डेस्टिनी है, प्लान है, प्रॉबली शायद डेस्टिनी होगी कि जैसे जैसे इंसान कुछ करता जाता है तो वो इवॉल्व भी करता है और अपने आप को वो कुछ सोचता है, वो मैं ये भी कर सकता हूँ या मैं ये भी कर सकती हूँ, ओके तो मैं वो करूँ।
एकेडमिकली मैं देखूं तो मैंने शुरू किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में अपना मास्टर से, सरकार ज्वाइन की, सीएसएस किया, सरकार ज्वाइन कर ली। मैंने कहा तो मतलब काम सेट हो गया है, होन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आराम से इसी में रहते हाँ, हैं। बस वहाँ पे सुकून हो जाना सुकून चाहिए आ था। जाना क्यों चाहिए। नहीं हुआ हाँ, सुकून फिर वहाँ पे? मतलब मेरे ख्याल है मेरे अंदर कोई बेचैन रूह है जो तंग करती है। तो वो मैंने जब नौकरी की उसके बाद मैंने कहा ये तो बहुत स्ट्रेट जैकेट है, मुझे कुछ और भी करना है। फिर मैंने यूएन ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने नेशनली यूएन के साथ काम किया, इंटरनेशनली किया, और बस फिर एक दफ़ा आगे चलती कि तो कुछ और नया करूं, कुछ और नया करूं, वो होता गया। फिर आई थिंक पिछले 5-6 सालों में मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड आई क्रेडिट गोज़ टू ऑफ कोर्स डिजिटल मीडिया, के उन्होंने कहा यहाँ आवाज़ है। वो लिखने से शुरू किया, आप जैसे लोगों ने तकरुड़ी की थी मेरे नाल, उनका चलो जी कुछ बोलो भी, बोलना शुरू कर दिया। और फिर बीइंग पंजाबी तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ पंजाबी में, तो वो वहाँ से हो गई। अच्छा, पंजाबी व्लॉग के बारे में तो हमने बात करनी है, लेकिन हाँ। जो सरकार के साथ नौकरी, सरकारी अफसर, आप मुलाजम नहीं थी, अफसर थी ना? हाँ, मैं मतलब तो नहीं, हम तो अफसर भर्ती हुए हाँ, थे तो भाई। जो मतलब मुलाजमों से तो और तरह के सवाल होते हैं, अफसरों से और तरह के सवाल होते हैं, तो क्या था, मतलब कोई अकड़ शक्कड़ आ गई, और कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली जब हम सरकार ज्वाइन करते हैं ना, अब खैर मेरे से अब नीचे करीबन, मैं तो बताना ही नहीं चाहती कि नहीं, ना बताएं, मैं कितना पुराना मॉडल हूँ। नहीं, छोड़ें इस बात हाँ, को। तो जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी तो मेरे घर में कोई सरकारी अफसर नहीं था। तो हमने कहा सरकार होती क्या है। सरकार हमें पहली दफ़ा महसूस हुई जब सिविल सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी में हमारा होता है कंट्री स्टडी टूर। तो कंट्री स्टडी टूर पे गए तो वहाँ हर डिप्टी कमिश्नर 8-6 जगहों पे आप जाते हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल था इतना, प्राइम मिनिस्टर, उनका इतना प्रोटोकॉल हम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, या तुम लोगों को देते हैं जो या खुद को हम देते हैं? नहीं, उनके जो प्रोबेशनर्स आते हैं, क्योंकि एदे बात अड़नल होनी बड़ी पैड़ी है। अच्छा, तो आपको हम कंफर्टेबल कराएं कि सरकार का बड़ा वेट है। तो हमने वो इन्जॉय बहुत किया। मगर जब सरकार ज्वाइन की, आई थिंक मैंने 94 में मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, जब मैं एक्चुअल पोस्टिंग पे आ गई थी। तो आई रियलाइज़ कि हाँ, सरकार का जो है ना वो वज़न होता है, और वो आपको नज़र आता। टहका ना भी हो, देयर इज़ लॉट यू कैन डू। मगर ये नहीं हुआ था, आई थिंक तब तक फिर भी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट था। अब सर्विस ही अनसिविल है और सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब जो मैं अपने जूनियर्स देख रही हूँ जो अब अकेडमी में या वो बहुत एंटाइटल्ड अच्छा, ये है। फैसला करना, क्योंकि आई नो मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जो सिविल सर्विसेज में थे, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं जो थे और उन्होंने छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें हैं जिनको उस ज़माने में एक होता ना रूज था भाई, कि या तो आप सीएसएस कर, और सीएसएस का तो आपको तो एक बुखार है ना, वो तो हमेशा से है और अभी भी है लोगों को, कि क्या कर रहे हो, सीएसएस क्यों नहीं करते हो, मुकाबले का इम्तिहान, और इतनी एक प्राइम तरह की नौकरी क्विट करना वाज अ डिफिकल्ट थिंग। हाउ डिड यू मेक योर माइंड कि बस? एक्चुअली मुझे अभी भी कोई पूछता ना कि वाज इट डिफिकल्ट, डू यू रिग्रेट इट, आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि मैंने उसके बाद इतना सीखा और इतना डाइवर्स मैंने दुनिया भर में काम किया है। हाँ, लेकिन उस वक्त तक तो आपने वो दूसरी साइड नहीं देखी थी ना। उस वक्त पता है क्या था, अगर मुझे पूछो कि मोटिवेशन क्या थी, कि मैंने सरकार से छुट्टी ली थी ना, पहले छुट्टी ली, फिर बाद में हमने तलाकी हो गया सी। तो वो मुझे ये था कि तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा था, सरकारी तनख्वाह में। और मैंने कहा अगर मैंने घर से ही पैसे लेने हैं तो फिर मैं खुद से कब एम्पावर होंगी। और घर वाले भी कहते थे नौकरी जी साढ़े को पैसे लेके करनी तो वापस आ जा घर, बिकॉज मैं लाहौर से थी और मेरी पोस्टिंग इस्लामाबाद में थी। तो वो यूएन ज्वाइन करना उस वक्त तनख्वाह थी जो मुझे 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह थी उस वक्त की मेरी सरकारी पे के हिसाब से। अभी भी ये बहुत बड़ा इशू है, मगर फ्रैंकली मैंने रियलाइज़ किया कि सरकार बहुत काम करती है, हम सरकार में ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हैं एज कम्पेयर टू पैसे कम है, इदारों के पैसे कम है, पैसे कम, डेफिनेटली पैसे कम है। इसीलिए आप देखो कि मेजॉरिटी उठाते कहाँ से हैं, छुट्टी लेके आ जाओ हमारे पास, या हमारे से लोग उधर चले जाते हैं कि पैसे आपको ज़्यादा देते हैं, क्योंकि सरकार वाकई काम करने में इज़ मच मोर एफिशिएंट। सर्विस डिलीवरी नज़र नहीं आ रही, वो हमारे पास नोट ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो हमारी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं दोनों, दोस्त भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठी बैठती हैं, तो ज़ाहिर है एक लफ्ज़ है जेंडर जो हमें अक्सर जोड़ता है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है दुखती रग है मेरी भी आपकी भी। लेकिन सरकार में मतलब अब तो बहुत लड़कियां हैं, जब आप लोगों ने किया होगा तो ज़ाहिर उस वक्त जो लड़कियों की रेशियो है वो कम थी। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एक खातून होते हुए सरकार का हिस्सा बनना,
एक्सेप्टेंस थी ये कित्थों आ गई ने ये वाला ये सीन था। वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरे बैच में हम 9 लड़कियां थी अच्छा। और मैं चूंकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप से थी, तो जब मैं स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए आई तो सारे लड़कों में मैं एक ही लड़की थी, तो वो खैर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इन हाउस हमारी ट्रेनिंग थी, प्रोटोकॉल बहुत अच्छा था। जब मुझे आज भी अपनी सरकार का पहला दिन याद है। जब मैं गई तो जो हमारा सेक्शन ऑफिसर था ना, जिसको हमने ज्वाइनिंग देनी थी, कहता ਐਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਫੈਂਡਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪ ਮੁਝੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ काम कराई। एंड देन वी हैड अ मीटिंग आफ्टर दैट विद द जॉइंट सेक्रेटरी एंड उसने कहा हाँ जी बताएं। तो आफ्टर लॉन्ग वी हैव अ गर्ल, तो फौजिया क्या करें। मैंने कहा जी अभी तो मेरी बेइज्जती की थी उन्होंने। तो वो हंसने लग गए, तो कहते तुम्हें सबसे मुश्किल सेक्शन दे देते हैं। दे दें, कोई मसला नहीं। एंड जाहिर है नौकरी नहीं की, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या देना। मगर मुझे तब भी याद है ये सारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना सिविल सर्विस के, वो FPSC वो वाला सेक्शन था, कोर हाईली कॉन्फिडेंशियल स्टाफ वगैरह ये वो, उनने मुझे वो दे दिया। वो कहीं इसको तो कोई लेने को तैयार नहीं है। मैं कहा जी दे दें। एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे समझ नहीं आता लैंडनो कोई क्यों तैयार नहीं था। तो तब वो था बहुत ज़्यादा। अब इतनी लड़कियां अब इतना नहीं है। तो तब पहले ज़रा ज़्यादा होता था, अब उतना नहीं। अब लोग प्रेफर करते हैं कि मुझे फीमेल ऑफिसर देते हैं। अच्छा, तो लोग स्टॉक करते हैं, लेकिन आपकी हाँ। CV नहीं देखा। हाँ मतलब मुझे स्टॉक मेरी तस्वीरों को करना चाह रहे हैं, जो स्टॉक आप मेरे कपड़ों को करना चाह। मुझे शुरू में मुझे बहुत ऑड लगता था कि पहली जो मेरे पे ट्रोलिंग हुई ना, वो सारी मेरी लिपस्टिक के ऊपर थी, लाल सुर्खी वाली फहाशा। मैंने सुर्खी से भी फहाशा बनते हैं, ये मुझे नहीं पता था। खैर ये मुझे बाद में पता चला। फिर स्लीवलेस पहनने के ऊपर। तो हम स्टीरियोटाइप करते चले जाते हैं और उसमें ना बंदे की जो साड़ी के ऊपर नहीं होती, आई लव हाँ साड़ी। जी, वो साड़ी के ऊपर काम होती है। अच्छा। हाँ वो अब मैंने शायद इतनी वो उस पर वहाँ नहीं उन्होंने पहली, तो उनको लगता है वेस्टर्न कपड़े पहन लिए, इस तरह की बातें कर ली, तो आप जो है ना आप इंतहाई कोई लिबरल फहाशा आंटियाँ। और आंटियाँ पता नहीं क्यों एक रिलेशनशिप लगाना जो है ना, ये भी गाली है। नहीं वो आंटी बुनियादी तौर पर ना एज शेमिंग है ना, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ आपको पता है कि जब आप मतलब 40s तो छोड़े ना, आप 35 से भी ऊपर जब टप जाते हैं ना, तो फिर आपको कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र है ये लाल जोड़ा पहनने की, लाल सुर्खी लगाने की, शादी करने की, बाल कटवाने की। खवातीन की शेल्फ लाइफ है ते बंदे इन्ने वड्डे ढिड दे नाल ना 6 ब्याह करके बैठ जाण पावे। वो कोई नहीं, बस धूप में ना निकले, रंग काला हो जाता है। हमारी सनस्क्रीन लगा के मतलब वो मतलब सारा का सारा जो काम है, एज शेमिंग, सब कुछ बॉडी शेमिंग, सब औरतों के लिए। दिस इज योर परफेक्ट फिगर। व्हाट इज अ परफेक्ट मैन। अगर हम परफेक्ट औरत की बस बात आप कर ले, उसका फिगर ऐसा हो, उसका रंग ऐसा हो, और वो यूं करे और यूं करे। आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, मतलब किसी पे ठंड फिर भी नहीं पड़ती। बुरके वाली को भी आपने लानतें डालनी है, मेरी रस्सी पे भी डालनी है, और हर तरह को निकली क्यों साली। तो अभी वाले द इंसिडेंट्स, वो उस पर हमें बात करना चाह रही थी ना। वो द इंसिडेंट जो हुआ, वो एक क्लिप उनका मेरी नज़र से गुजरा, खलील रहमान कमर साहब का। मैं और तो ये नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह मेरी ज़ुबान गंदी हो जाए 40 दिन की। उन्होंने ये कहा कि मतलब अगर बराबरी करनी है तो ऐसा है कि 5 औरतें किसी बंदे को अगवा कर लें, पे अगवा करके बताएं। मतलब बंदा भी तो दसो है जिन्होंने अगवा करिए। वो अगवा हो गए ना खुद, वो खुद से गए ना। मैंने ट्वीट की थी, तो मैंने कहा इसीलिए कहते हैं कुर्बत के ताल्लुकात में एहतियात ज़रूरी है, फासला रखें, प्यार हो जाएगा। मतलब 4 बजे तो सहरी करान गया क्यों सा काका, पहले मैंने ये दस मतलब सहरी लैके गया सा, उसने कोई तेरी लंबी उम्र का उपवास रखना था जो तू सरगी करान गया सा, होते धूप में ना निकला करो। और कल मतलब मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं इसलिए गया था। और कल एक बंदे को यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहा है, तत्ती धुप चुक लो के फोड़े निकल आए, फिर उसके बाद नहीं, दिमागी फोड़ा वो नहीं ठीक हो सकते। तो कोई ये कुछ लोग ऐसे बाहर निकल आए ना, एक्सपोज हो गए, पता चल गया। नहीं वो जो दूसरे वाले हैं जो अंदर अंदर इतने वो उनको कैसे बंदा डील करे। नहीं वो भी निकल आते हैं 3-4 के बाद, उनको भी अंदर से निकल आता है। आपको नहीं मालूम, मोटा जो अंग्रेजी का लफ्ज सुनते हो आप बोले ना एकदम, नहीं आप तो सीरियस नहीं बात कर सकते। अरे भाईजान अगर मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, अगर मैं पंजाबी में आपके साथ बात कन्वर्स करूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्यों मुझे अंग्रेजी बोल के ही आपको एक वटे के नीचे फेंकना है। मैं आपको कल मैं एक इवेंट के ऊपर थी, उस इवेंट में जो ऑडियंस थी ना, वो ऑडियंस बेयरली वुड अंडरस्टैंड
और अगर आप उर्दू में उनके साथ बात करते हो, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप बेहतर करते, वो सारा हाई प्रोफाइल अंग्रेजी में हो रहा था। कसम से जो सरकार के बंदे बैठे थे ना, वो भी वो अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे। प्रेजेंटेशन चल रही है, आई जस्ट लुक्ड एट देम, मैं इनको नहीं समझ आ रही। सो आई वाज चेयरिंग अ सेशन जब वो कर रहे थे, और फिर बहुत मोटी अंग्रेजी शुरू हुई, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा, आप माफ़ी दें मुझे और मैं एक्सप्लेन करूं। तो मैं वापस अपने नॉर्मल उसमें आ गई, तो वो सारे बोलने लग गए। मैंने एज अ प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है कि अगर एक जगह पे 50% से कम गोरे हैं ना, तो मैंने अंग्रेजी में बोलना। प्रेजेंटेशन बनाई ना, मजबूरी है, उसको देख लो, मैंने उर्दू में बात करनी और है। गोरों को सारा कुछ पता है। भी ना भी पता हो। आप ये मैं बांग्लादेश, एक इंटरेस्टिंग बात हूँ, मैं बांग्लादेश एज ए यूएन स्टाफ पोस्टेड हूँ 2 साल। वो अपनी आप बातें करते हैं, वो अपनी ज़बान के लिए इतने ज़्यादा पर्टिकुलर है। 1 हो 10 हो 90% हो, वो बंगला ही बोलेंगे सरकारी मीटिंग में। मैंने पूरा पूरा दिन अपने काउंटर पार्ट के साथ बैठ के सेमिनार्स मीटिंग, जिसको मैं को चेयर करी हूँ, वो बंगला में। मुझे बड़े आराम से कहते हैं कि Fauji, you can understand Bangla? Oh, you can learn Bangla, no? I said, अच्छा, थोड़े अरसे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पता चलने जाता है, क्योंकि सरकार थी, और सरकार के भी वही अभी तक हमारे वाले ही एस्टा कोड वहाँ चल रहे हैं। सो जब वो मुझे मोड़ के पूछते थे, तो मैं अपना सरकार यूज़ करती हूँ, कहते थे इसने पढ़ा है। नो वन वुड रियलाइज कि वो तो बंगला में, मैंने कहाँ से पढ़ लेना था। मगर ये है ज़ुबान का असर। वो कहते हैं हम आपके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी आई वाज इन इजिप्ट, तो वहाँ पे जब वो हमसे देवर एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स, तो अंग्रेज़ी में बात करते थे। अंग्रेज़ी उनको अच्छी तरीके से आती थी, बट हर मीटिंग अरबी में हुई और उन्होंने ट्रांसलेटर रखा हुआ था सब। मैं अभी आपको पता है ना, 22 में मैं वहाँ इजिप्ट पोस्टिंग करके आई जी, जी। हूँ। और कोई ऐसा मिशन, लीग ऑफ अरब स्टेट है वहाँ पर, वो आराम से अरब उसमें बाइलिंगुअली करते हैं, अरबिक इंग्लिश में, उसी तरह जैसे हम उर्दू अंग्रेजी में करते हैं, वो भी करते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, ट्रांसलेटर दुनिया में हर जगह। मगर हमारे यहाँ ना हम फोबिक हैं। हम अपनी इलाकाई ज़ुबान बोलें तो हम पेंडू हैं, हम अंग्रेज़ी बोलें तो हम एंटाइटल्ड हैं, हम उर्दू बोलें तो हम किसी खाते में नहीं है। पता नहीं, हमारे ना अजीब किस्म के कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन ये जो इनसिक्योरिटीज। ज़ाहिर है, सिंस हम जिन सेक्टर्स के साथ काम करते हैं वो सारे एलीट सेक्टर्स हैं ना, सिविल सोसाइटी को भी आपने लेबल कर दिया कि ये सिर्फ एलीट औरतों का वो है। इससे कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि जब हम जेंडर राइट्स की मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो देखें, जो औरत अपने हक के लिए किसी गांव से उठ के अदालतों में जाती है, कचहरियों में धक्के खाती है, अपने वरासत के केसेस लड़ती है, वो भी तो राइट्स की मूवमेंट का हिस्सा है ना। लेकिन आप कहते हैं कि वो खातून जो अंग्रेज़ी बोल रही है, जिसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं और जिसने बाल भी को नीले पीले डाई किए हुए हैं, सिर्फ वो है जो आज की मज़ाहमती औरत की शक्ल है। नहीं, वो मज़ाहमती औरत की शक्ल हमने बनाई है ना, क्योंकि हम देखें, एक तो हम उसको डिसरिगार्ड करना चाहते हैं, नहीं, हम बिल्कुल डिसरिगार्ड अंडरमाइन करना चाहते हैं। हम इंक्लूजन जो है ना, हमने इंक्लूजन की भी कैटेगरीज बना दी हैं। ये मेरे ख्याल बहुत बड़ी वजह है, इस वजह से कि जो इंटरनेशनल जिनको हम कहते हैं ना लेबल्स फेंके गए। पहले जब वुमेन राइट की मूवमेंट शुरू हुई थी, उसको फेमिनिस्ट कहा जाता था। फिर उन्होंने कहा फेमिनिस्ट से जाए वुमेन राइट पे आ गए, ये यूएन टर्म्स है ना। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, ये वुमेन नहीं हो सकता, दूसरा जेंडर वाले भी इशू जो है, तो जेंडर एंड डेवलपमेंट आ गए। उसमें क्या माशरे मुख्तलिफ मुल्कों के उसके साथ ग्रो किए, नहीं किए। अब आज देखें, आज हम जेंडर की जब बात करते हैं, वहाँ वापस कहाँ जोड़े हैं? फेमिनिज्म से। क्योंकि बात तो एक्चुअली वही थी ना कि इक्विटी एंड इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की भी बराबरी का हिस्सा आप दें। अब ये जो बात है ना, ये करते हैं सियासतदान, जो ख़वातीन सियासत में है, एंड आई से इट विद पेन इन माय हार्ट, कि वो कहती हैं मैं लड़के आई हैं बाजी सीधा डायरेक्ट जनरल इलेक्शन पे। मैं तो रिजर्व सीट को भी इस काबिल नहीं समझती, मैं तो यूनियन काउंसिल को भी इस काबिल नहीं। यूनियन काउंसिल का सिस्टम ना हो तो आप भी नहीं आते, तो क्योंकि हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जगह थी लीड हाउस होल्ड में, वो बने ना, शक्लें वो बनी। फिर जब हम compete करने आते हैं, चले मीडिया के सेक्टर को देख लेते हैं, जहाँ पर हम दोनों भी काम करते हैं। उधर हम कहते हैं कि अगर हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, एक सर्टन वे में नज़र नहीं आते, तो दूसरे की जगह नहीं बनती, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आप इतने कॉन्टेक्स्ट कर सकती हैं, वो बात नहीं कॉन्फिडेंट कर सकती। मगर मेरे ख्याल में वुमेन इन मीडिया ने, वुमेन इन जर्नलिज्म ने, वो जो आप बात कर रहे हो ना, जिनको हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, जो खेत में काम कर रही है, जो अपने हक के लिए, उसको काफ़ी इंक्लूड किया, क्योंकि अब हम कंटिन्यूस उनकी बात करें। अच्छा, ये जो एक चीज़, हाँ, आपने फेमिनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुछ ज़ाहिर है क्योंकि हम चाहते थे कि हम आज की इस पॉडकास्ट में सेक्सिज्म के ऊपर बात करें कि कितनी ज़्यादा है, हर सेक्टर में है,
हर सेक्टर में है, हर सेक्टर में, घर में भी है। घर में है, हर सेक्टर में है, कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं है। आप घर से शुरू करते हैं, बॉडी शेमिंग से लेकर सेग्रीगेशन तक। वो मुझे भी मेरे बचपन से कुछ चीज़ें याद आती ना हाँ कि औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए, हाँ, औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए। औरतों की कभी नहीं सुननी चाहिए, औरतों से कभी जनानियां अरे कितने लग गए हो जी। हाँ, और फिर हम बॉडी शेमिंग भी उनकी वहीं से शुरू करते हैं, एक काली है, ए मोटी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद आप, आज तक मुझे लगता है कि हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कितनी जगहों पे तंजीला मैं और आप होते हैं जहाँ पूरे कमरे में शायद हम एक ही खातून होते हैं। और मुझे याद है कि जब पहले थे ना, तो चूंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई हुई थी, तो हम ये कहते बात करें, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वैसे, या मुझे बंदा अगला बंदा ना ऐਵੇਂ बकवास करी जा रहा है, कोई बात में वजन नहीं मेरे से। यस, आई टेक योर पॉइंट, बट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू पुट अनदर पर्सपेक्टिव ऑन द टेबल। एंड आई वुड से, मैं इतनी कहानी क्यों करी। अब मैं, जी शुक्रिया, आपने जो बात की ना उसमें ये गलतियाँ, तो उनको यूं शौक लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल ये वो साउंड बैरियर्स हैं, ये जेंडर बैरियर्स हैं जो हम सारे क्रॉस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। हमारी मुहिम में एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारे पास रही है, हाईएस्ट ऑफिस से लेकर नीचे तक है, हर कोई अपने अपने लेवल पर जदोजहद करी है। हमें कोविड को थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए। कोविड ने ज़रूरत मर्द और औरत की बराबरी की, काम की, उसके काम की रिकग्निशन की को काफ़ी बाहर निकाला। उसके खिलाफ जो वायलेंस पे बात हो रही है, उस बात को बहुत मेन स्ट्रीम किया। आपको कभी वैसे क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जो अपेरेंटली लगता है कि सूटेड बूटेड लोग हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, लगता है कि वो जेंडर के जितने भी जार्गन्स हैं, फेमिनिज्म, उन्होंने सब कुछ पता उनको, लेकिन वो भी जैसे ही ज़रा कैजुअल डिस्कशन में आता ना, कहते तुसी केड़ी आज़ादी मंगते हो। हाँ, और कहते गुस्सा नहीं चढ़ता ऐसे लोगों पे? तू तो औरत नहीं है ना यार, तू तो हमारी साइड पे है भाई। बंदा कई दफा ना, मैं तो दिखा भाईजान ना वेखो तो सही एक बारी और नाल मैं औरत ही हूँ। मैं लगनी भी है ना, मतलब इतना भी नहीं कैसी नजर भी ना आ रही हूँ तेन औरत है। तो ये वाली बात भी, ये इसलिए कि वो इनसिक्योर है ना। फिर वही वाली बात कि इंडिविजुअल से लेके इंडिविजुअल, फैमिली, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ये सारे इनसिक्योरिटीज के लेवल है जो खातून से डरते हैं कि बराबर आ गई तो फिर, मतलब आप सिर्फ पॉलिटिक्स में देख लो, जब बेनज़ीर थी, बेनज़ीर के साथ कम ट्रोल, उस हिसाब से अगर हम ट्रोलिंग का वर्ड यूज बहुत करें ज़्यादा, तो पॉलिटिकल से लेकर सोशल ट्रोलिंग क्या थी, फ्रॉम नॉट बीइंग मैरिड टू व्हाट शी वुड वेयर एंड व्हाट शी वुड नॉट वेयर एंड से, जुबान, हर चीज़। आज आप नीचे ले आए मरियम, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि शी इज होल्डिंग अ पॉलिटिकल ऑफिस, तो उसके साथ भी आपको यही हाँ, कपड़े कैसे पहनती हैं, महंगे कैसे कपड़े बोलती पहनती हैं, बोला क्यों, उंगली कैसी थी, यूनिफॉर्म क्यों, रोज आप उसका चार सहेलियां क्यों लेके फिरी। वो जब मर्द, एक पॉलिटिशियन जा रहा होता है, उसके पीछे तीन मर्द जा रहे होते हैं, उसके सहेले नहीं होते वो, तो सहेलियों वो किचन कैबिनेट होती है, तो मर्दों की किचन कैबिनेट होती है, तो किचन औरतों में की से उनका सिंक होती है। वैसे उनका कोई काम नहीं है किचन में, लेकिन वो किचन कैबिनेट होती है, उसकी सहेलियां हैं। उसकी सहेलियां होती हैं। जैसे वो लॉरेंस गार्डन में सैर करने जा रही है रोज, मतलब अगेन recognizing that a woman can break that barrier, मुश्किल वो है। सोशल मीडिया पे कैसा रहा एक्सपीरियंस? जाहिर है हमने इकट्ठी सांझी गालियां खाई हैं, लेकिन ये है कि जज़ाकल्लाह, हम अभी भी खा रहे हैं। यार मैंने बहुत, आई थिंक आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट। वो मुझे, मेरा एक वो जो पंजाबी वीलॉग था, मतलब उस वो पे मेरा एक अपना डिस्कवरी का मोड था, और उसमें मेरे ख्याल में मैं रज़ा को क्रेडिट दूंगी, क्योंकि चूँकि हम दोनों बात कर रहे थे और मैंने लिखा एक्चुअली पंजाबी में। उसने मुझे कहा नियाज़ और के लिए पंजाबी लिखो, मैंने कहा लिखूं। उसने जब लिखा, उसने कहा ये बहुत मज़े का, मैं बंदा भेजा, रिकॉर्ड करो। और उसके बाद फिर मुझे चस पड़ गई। फिर अब आई मीन आई स्टार्टेड एंजॉइंग। उसमें मैंने गालियाँ, बेतहाशा गालियाँ खाई, मगर मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे अभी भी मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। अब मैं गालियाँ पढ़ती नहीं हूँ। अब मैंने कल फिर मुझे पढ़ी, तो मैंने लिखा 5000 तो घट फॉलोअर्स वाले गाना जड़े कड्डणगे ना, उतारने सुनाने दे रहे, मैं बंद कर लिया। मैं सोने नहीं रही भाईजान, अब इससे ऊपर आप आएंगे तो फिर मैं आपकी बात सुनूँ। तो वो बहुत अच्छा है। जो मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया, कि जो मैं बात हमेशा कहती थी कि हम अंग्रेज़ी के भारी भरकम वर्ड्स में बात करते हैं, उसको आसान ज़बान में करने में। अब देखो, हमने कितने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी किए, मगर हमने उनको डिकंस्ट्रक्ट किया, हम नीचे लेके आए।
उन्होंने कहा खवातीन का क्या काम सियासत के ऊपर बात करने का, हाँ, रियासती अमूर आप किधर रियासती समझते अमूर हैं? आपको क्या पता सियासत क्या आप होती है। नेल्स हाँ बताएं अपने, कहाँ से बनवाया हाँ, आपने, आप जूते, लिपस्टिक का शेड हाँ बताएं, आप ये नहीं बता सकते कि हमने रियासत कैसे की। मगर आई थिंक हमने जो प्रोग्राम इकट्ठे किया वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम था, और वो 2 साल हमने किया कि कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था जिसमें सिर्फ ऑल फीमेल हम्म पार्टिसिपेंट्स हों, एंड दैट डिड वेरी वेल। और फिर लोगों ने शुरू में यही थे, बट इन द एंड अभी भी मुझे कल एक ने कहा ना, आप वो नहीं करे ना, अब तो आप क्यों नहीं करते, वो आप और तंजीला आते थे, नादिया आते थे, वो हम बड़ा एंजॉय करते थे, वो बड़ा डिफरेंट टेक होती थी। टैग रजा, बोला टैग बोला रजा, मैं, हाँ मुझे जब भी मुझे कोई कहता है ना हाँ, आप नया दौर पे अपने आदमी की टैग रजा, टैग रजा, बिल्कुल हाँ रजा, यू लूजिंग इट। तो मैं आई थिंक आई हैड गालियां साइड, मगर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा, वो कई दफ़ा आपको बहुत इनसिक्योर भी करते हैं, नॉट फॉर, मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बहुत सारे और माशरों के साथ काम किया है, वहाँ के सिस्टम्स को आप समझती हैं और अपने रीजन में भी आपने किया है। अफ्रीका को भी मैं अपना रीजन नहीं कहती हूँ, कभी कभी वहाँ के हालात देख के भी लगता है कि हम भी बस उसी किसी कंटिन्यूटी में कहीं ज़िंदा हैं। खवातीनों का, हाँ, खवातीन एक जैसी पे चल रही है जो globally। जो ख़वातीन को यहाँ पे, यानी कि आपकी डिवोर्स हो जाए, दोबारा शादी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप शादी की उम्र में लेट हो जाए, जो सोशल एक आप, शेल्फ लाइफ तो है आपकी, मैरिटल उसके शेल्फ उसके लाइफ है ना एक। उसमें आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप खुदा न खास्ता डिफरेंटली एबल हैं, कोई माजूरी है आपको, आपका बिल्कुल ही दुनिया जहान आपका बिल्कुल ख़राब है। बाकी माशरों में भी ऐसे ही, फिर बेवा के साथ जो कुछ हम करते हैं, फिर एज के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि शादी जो है ना, वो उसका सिर्फ एक वाहिद मकसद है कि आपने बच्चा पैदा करना है, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मतलब ये तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना पाकिस्तान में कि कोई औरत ये कहे कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती, वी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, गलत बंदे से सवाल कर लिया। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल जितनी जहाँ जहाँ जिनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कह सकते हैं, वहाँ पर औरतों के सेम मिसाइल है। मैंने इस रीजन जेंडर रोल्स पे भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इधर मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल में काम किया है। अभी मैं आखिरी एग्जांपल अपनी देती हूँ, जो मैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पर भी मैं जेंडर के प्रोग्राम में डिज़ाइन कर रही थी, तो उनके भी सेम मसाइल थे, थोड़े से फ़र्क थे मगर सेम थे। उनका भी यही मसला था, आईडी कार्ड नहीं ले सकते अब्बे के बगैर, मियाँ नहीं है तो पासपोर्ट नहीं बन सकता, ट्रैवल नहीं कर सकते, शादी कर लें तो इजाज़त मिलेगी सरकार से कि नहीं मिलेगी, बच्चे की कस्टडी की, ये सारे। तो मैं कहती हाय तुसी भी साढ़े वंगर ही हो बेचारे। तो कई चीज़ों में हम उनसे बहुत बेहतर हैं, मगर ये जो मैरिटल मार्केट है ना, जी, अब मुझे इसकी उर्दू नहीं बनानी ज़रा सी मुश्किल है। मैंने कुड़ी दे ब्याह दी मार्केट जी है ना, ये जो हमने ये फ्रेश फ्रॉम द फार्म आइटम बनाए हुए हैं ना, कि ये शेल्फ लाइफ है, ये फ्रेश फ्रॉम द फार्म है, फिर यहाँ होते जाएंगे तो फिर इसके साथ जो है नहीं, वो वो कहते हैं जल्दी दूसरा- शादी करो तो जल्दी सेट हो जाएगी। अच्छा, जल्दी जल्दी set- बर्बाद हो जाएगी, उसका कोई नहीं सोचते कि वो क्या होगा यार उसका। सबसे ज़्यादा हमारा इशू बर्बाद होने का, अभी ये जो लेटली एक केस बच्ची का था, जो 20 साल की बच्ची, 2 बच्चे, तीसरे के साथ प्रेग्नेंट, और जिसको उन्होंने कहा है कि आप पोस्टमार्टम के वो सुसाइड ही है, वल्लाह आलम क्या किया। मगर इतनी मारपीट के बाद अगर वो सुसाइड, खुद ही लटक भी गई, मैं तो कुर्बान जाऊँ उस औरत पे कि वो उसने इतना कुछ कर लिया, तो उसका मतलब उसकी शादी कहीं तो पहले हुई है। हम अपने चूँकि हमने अपने माशरे का बयानिया ये बनाया नहीं कि खातून प्रोडक्टिव भी हो सकती है, प्रोडक्टिव इन द सेंस कि वो आपके लिए फैमिली, शी कैन बी अ हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, शी कैन बी द ब्रेड विनर, ये वाला नहीं बनाया हमने। ये चीज़ें इधर लड़कों के साथ जोड़ी हैं। फिर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसको जो है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी को ज़्यादा डीपन करती है, स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करती है ना। और फिर यार ठीक है, एक नेचुरल है, दुनिया में जब शादी होती है तो उसका एक है कि आप बच्चे भी पैदा करेंगे, मगर दुनिया में लोग शादी के बगैर भी बच्चे पैदा करते हैं या नहीं भी करते। फिर वो वहाँ पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ जाता है। वो कहते हैं कि ये बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, गलत एग्जाम्पल करें। यार किसी के मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं बच्चे ना पैदा करने के, किसी की चॉइस। और फिर आप उसको, और वहाँ पे भी मेजॉरिटी में आप उसको इनह्यूमन पे ट्रीट करते हैं कि अगर तुमने बच्चे पैदा नहीं करने तो इसका मतलब है कि यू डोंट डिजर्व अ लाइफ पार्टनर, यू डोंट डिजर्व अ हाउस, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। हाँ, तो जाओ करना क्या है आपने, क्यों दारुल अमान में जाके बैठ जाओ। नहीं तो बच्चा भी एक अंडा ही है, चंगा निकल आए तो ठीक है, गंदा भी निकल आता है। निकल आते लोगों के बच्चे गंदे अंडे गंदे अंडे भी तो निकल आते हैं ना। तो मतलब उसकी एक बच्चा पैदा करना इतनी बड़ी भाई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तरबियत से लेके इंसान का बच्चा सबसे देर में बड़ा होता है, बड़ा ही नहीं होता साला। और उसके 40 साल के बच्चे को भी माँ बाप पाल रहे हैं, कहते वही मैं यही कहने लगी थी ना कि उसके बाद फिर नहीं, ये हमारे, हाँ ये है ना कि हमने दोनों तरफ को इतना दबाया हुआ है
कि बच्चे को हम बड़ा नहीं होने देते, उसकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर ख़त्म नहीं करते, और अपनी जो उसके साथ एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो इतना मतलब अननेचुरल है कि आप उसको ना इनह्यूमन बना देते यार हैं। बच्चे को आप समझते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप उसको दुनिया में लाए हैं, आपकी एक कुछ आपकी मजहबी समाजी जिम्मेदारियां हैं, जिस समाज में आप रहते हैं कुछ सकाफती जिम्मेदारियां हैं भाई, उसके बाद उसको अपनी जिंदगी भी तो वो गुजारने इंसान दो। भी तो है ना। आप कहते हैं हाँ उसके, जब तक वो कहते हैं मेरे पैसे थे मेरे खर्चे थे तो चलेगा, बस हमने जब तो तक वो अपने बागी नहीं होगा, हाँ, घर छोड़ के नहीं हमने जाएगा, अपने तब बच्चे को तक। जी कभी किसी से नहीं रोका, जो मर्जी पहने बच्चा बच्ची पहने खाए करे, शादी मगर मेरी मर्जी से ही तुम करोगे। फॉर एग्जाम्पल पढ़ोगे तुम वो ही इंजीनियर ही बनोगे, डॉक्टर ही बनोगे। मेरे एक तो हमने अपने प्रेशर कुकर बनाया हुआ बच्चों नहीं, को। मजे की बात, मेरे एक अपने बैच में उन्होंने कहा फौजिया ये तुम अपनी भतीजी से बात करो, इसको कहे ये हमारे घर में ना ये एक ही ऐसी निकली, बाकी तो डॉक्टर हैं, तो ये ज़रा कमज़ोर थी ना, तो ये इसलिए तुम्हारे वाले फील्ड में चली गई। एंड आई वाज लाइक शी डिडंट वांटेड टू बी अ डॉक्टर यार, एक्सेप्ट इट, सो व्हाट। तो इसका मतलब है कि हम प्रेशर कुकर बना के रखते हैं। हाँ प्रेशर कुकर बना के रखते हैं, कुछ बेचारों की सीटी को आहिस्ता से खुद ही निकल आती है, उसमें गैस ही इतनी नहीं बनी होती, कुछ हमारे जैसे होते हैं फट जाते हैं। फट के बाहर निकल आते हैं, हेलो आई एम हियर, वो बन जाते हैं। मगर मेरे ख्याल है हमें माशरे को भी और पेरेंटिंग के तरीके भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि आप एक बच्चे को 3 साल की उम्र से अगर टच फ़ोन दे रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये एक्सपोजर है ये, और फिर उसको आके आप कहें कि आप तुम मैट्रिक के बाद ये पढ़ोगे जो मैं तो हो जाते हो, और शादी मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी से करोगे, तो फिर आप अच्छा वो शादी का, करें। अच्छा जो शादी का जो पैराडाइम है पूरा का पूरा, वो भी हमने कभी चेंज नहीं किया। मतलब लड़की के लिए ये है कि वो सुगड़ हो, बहुत प्यारी हो, रंगत साफ हाँ, हो, बिल्कुल, पतली हो, पतली हो, खूबसूरत हो वगैरह वगैरह, या फिर बहुत किसी अमीर की बेटी हो तो फिर उसमें थोड़ी सी जो है ना उसमें हम काफ़ी कंसेशंस कर देते हैं। वो तो डिपेंड पैसा जो है वो वैसे ही नज़ाकत ले आता है, तो पैसा बड़े बड़े ऐप ढक लेते हैं। हाँ तो वहाँ पे तो वैसे हुस्न आ जाता है। लेकिन लड़कों के लिए जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, उसको तमीज़ है नहीं है, गंजा मंजा जैसा भी है वो हम कहते हैं कि नौकरी होनी चाहिए हाँ, और अपना घर होना चाहिए। अपना घर भी जरूरत नहीं, नौकरी होनी चाहिए, भाई मेरा बेटा कमाता है, मैं मतलब बस दी एंड। ना भी कमाता हो यार, आप तो नशई की शादी कर देते हैं ये समझ के कि बीवी जो है वो शायद मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है, उसको आप केयर गिवर लगा देते हैं, आपका बच्चा ड्रगी हो, उसको मेंटल हेल्थ इशू हो, आप कहते हैं ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। किसी को एपिलेप्सी के दौरे बढ़ते हो तो आप तो उसको भी कहते हैं ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। आप रियलाइज ही नहीं करते कि एक वो इस तरह का अगर जो मर्द होगा उसकी मतलब दिमाग में क्या हार्मोनल जंग चल रही होगी, एक खातून जो लेकर आएंगे वो उस जंग को कैसे संभालेगी, फिर वो जो वायलेंस होता है वो कहीं पर भी नहीं जाता। अच्छा जो साइकोलॉजिकल हमारे माशरे में जब हम वी टॉक अबाउट जेंडर वायलेंस और डिस्पैरिटीज़ इनइक्वालिटीज़, तो जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना वो ये है कि आप कितने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से आपका माशरा आपको गुजारता है, एंड वी डोंट टॉक अबाउट दैट। जब तक कि कोई पागल ना हो जाए या किसी की हड्डी टूट जाए तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, नफसियाती किसी, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हम बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करते। मैं यही बात करेंगे, कल मैं जिस सेशन को चेयर करी थी ना तो वो डिफरेंटली एबल लोग थे, जब उन्होंने अपनी बातें बतानी शुरू की ना कि जब से उनको होश आया तो दे आर लिविंग इन अ मेंटल ट्रॉमा। वन मेंटल ट्रॉमा इज़ कि दे आर डिफरेंटली एबल्ड, द अदर मेंटल ट्रॉमा इज़ कि जो घर में वालदैन से, केयर गिवर से, ख्याल रखने वालों से कंटिन्यूस आप सुनते हैं कि आप कितना बोझ है, दुआ करो अल्लाह मुश्किल आसान करे, मर जाए आप, हाँ मर जाएं आप, फिर आपको एक्सेस नहीं है तालीम से लेकर। मगर उस वक्त मैंने सोचा कि एक औरत, नॉर्मल आम औरत, इसमें अभी हम ट्रांस बच्चे को तो ऐड ही नहीं कर रहे, सोचे वो किस ट्रॉमे, मेरे और आप जैसे बंदे को भी आज हम भी मुड़ के देखें तो हमने ये ट्रॉमे सहे हैं। हाँ बीन पार्ट ऑफ, ठीक है ना, वो और वो कई दफ़ा नोन नहीं है, वो इंटरनलाइज्ड, इतनी ये पेट्रियार्कल सिस्टम ने इतना इंटरनलाइज कर दिया है कि शायद घर वाले समझते हैं कि ये नॉर्मल हम बात करें, कोई गलत बात नहीं। आपको पता है जब व्हेन आई टर्न 40 तो मैंने सोचा कि मुझे बैठ के लिखना चाहिए कि इन 40 सालों में कितने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले मैंने एक्चुअली इंडिपेंडेंटली एक इंसान के तौर पर किए। कुछ फ़ैसले बेटी के तौर पर हुए, कुछ फ़ैसले बहन के तौर पर हुए, कुछ फ़ैसले एक अच्छी औरत के तौर पर हुए, ख़ानदान के उस यानी कि पढ़ना क्या है, पहनना क्या है, जाना कहाँ है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, हर एक फ़ैसला जो है वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में था।
बहुत थोड़ी सी कोई परसेंटेज होगी कि जो मैंने अपनी ज़ात के लिए किया, पता तो क्या वो ये वाली आज़ादी नहीं है आपके पास? ये नहीं आएगी प्रॉबली, मुझे नहीं लगता हमारे लाइफ टाइम में नहीं आएगी। जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है ना, वो कहती है कि ख़वातीन और मर्द को बराबर होने में ग्लोबली अगर देखें 350 साल लगेंगे। तो बाजी साढ़े तेरे मेरे ते ज़िंदगी च नहीं होना। दूसरा, हम ना ये बैरियर्स, ये सोशल बैरियर्स ना एक ग्लास की तरह है जो हमारे सर पे, मुझे लगता है यहीं पे वो कहते हैं ओ शी ब्रोक द ग्लास बैरियर, और उसने हाँ, ग्लास आगे सीलिंग हो गया। वो हाँ, कोई ग्लास सीलिंग नहीं टूटती उसके, बल्कि हम जो एक तोड़ते हैं उसके ऊपर एक और होती है और उसकी किरचियाँ हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं। वही वाली बात कई दफ़ा किसी ना किसी रिलेशनशिप के हवाले से। तो दैट द स्ट्रगल फॉर अस ऑलवेज। आज मैं अच्छी माँ बेटी हूँ, अब मैं बीवी बन गई हूँ, तो मेरी बीवी की ग्लास सीलिंग अलहदा आ गई, फिर मैं माँ बन गई, उसकी ग्लास सीलिंग अलहदा आ गई, फिर मैं सस बन गई और पायन मैंने भी जिंदा रहने दूँ, फिर पायन तो मैं क्या है, पायन सुनते ही नहीं। फौजिया, ज़ाहिर है ये ऐसा टॉपिक है कि हम दोनों इस पे बैठ के हाँ, हम तो घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जेंडर के हवाले से जो मूवमेंट है वो कहीं किसी रोड मैप पे चल रही है या हौच पौच है? कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत चीज़ें ना, रोड मैप नहीं है। आई थिंक रोड मैप नहीं है। सिर्फ ये ज़रूर हुआ है कि चूँकि अगेन क्रेडिट गोज़ टू डिजिटल मीडियम, सोशल मीडिया, उसने आवाज़ दी है। जब आवाज़ होती है तो रास्ता बाकी अपना खुद बना लेते हैं। तो वो जब आवाज़ उठनी शुरू हुई है तो बहुत से लोग शायद सड़क पे तो हमारे साथ नज़र ना आए प्रोटेस्ट करते, मगर वो सोशल मीडिया पर फेसलेस होकर ख़वातीन भी वो उसमें शामिल हो जाती हैं, जहाँ वो अनोनिमस रह के करना चाहती हैं फॉर देयर ओन रीज़न, विच इज़ टोटली। अच्छा मुझे तो ये भी लगता है कि मेरे लिए तो चैलेंज ज़रा बड़ा हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को आवाज़ मिल गई है। तो आपकी जो वो हम कहते हैं ना इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है और जो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल है औरतों का, वो जब आया ना सामने के अच्छा तुम लोगों को क्या मसला है, औरत मार्च वालों को क्या मसला है, तो बेचारा कमा तो बेचारा कमा के लाता है, मेरा शौहर तो ये करता है, तो आपको क्या मसला है। तो वो जो एक्सेप्टेंस लेवल, सूट भी तो दिलाता है ना। हाँ, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है? अगेन फिर वही बात है, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसके ऊपर बात हो रही है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बाहर आ रहा है तो अगले 6 लोग उसको करेक्ट भी कर रहे हैं। उसमें यंग, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी सेंसस जो डिजिटल सेंसस के नया डेटा शो किया है, तो आप अंडर 30 ऑलमोस्ट 60% है, अंडर 40 पॉपुलेशन आपकी 80% है इस वक्त डिजिटल सेंसस है उसके हवाले से। तो वो जो अब टीन्स में एडोलेसेंट बच्चे हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़वातीन चूँकि बोल रही हैं तो दोनों तरफ के व्यूज़ सामने आ रहे हैं, कोई ना कोई डायलॉग होगा, डिस्कोर्स होगा, तो चीज़ें आगे जाएंगी। और मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा हुआ कि मर्द जो सपोर्टिव है वो भी सामने आए ना। सो मेरे ख्याल में वो पार्टनरशिप भी उभर के सामने। बट थैंक यू वेरी मच, हम दोबारा भी आपको दावत देंगे क्योंकि ये जो पॉडकास्ट का मकसद था बुनियादी तौर पे ये था कि कुछ ऐसी गुफ्तगू की जाए जिसके लिए टीवी पे हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वक्त बहुत कम होता है और इतनी कंसंट्रेशन के साथ बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच जी, आपने पॉडकास्ट देखा और गुफ्तगू सुनी फौजिया की। आई होप कि आप इस गुफ्तगू से बहुत सारे टेक अवेज़ आपके लिए होंगे, सबके लिए, यंग लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी। आप इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।